Hello student, in 8th series today we start with the new chapter periodic table and periodicity. ठीक है, तो जब हम periodic table की बात करते हैं, जो modern periodic table है वो हमें पता है उसमें 118 एलिमेंट्स हैं. उसको अगर ग्रुप्स और पीरियड्स में देखें तो दो पार्ट्स में डिवाइड किया है कि ग्रुप्स हैं, पीरियड्स हैं. ब्लॉक देखें तो 4 ब्लॉक है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक. क्लियर? अच्छा, जब स्टार्टिंग में एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे थे तो उस टाइम पे तो बिल्कुल ऐसा तो नहीं था कि पीरियोडिक टेबल बन ही गया था. शुरू में क्या किया गया, जितने एलिमेंट्स नोन थे, और ये भी नहीं कि सारे एलिमेंट एक साथ हमें पता चल गए थे, मतलब जब साइंटिस्ट काम कर रहे थे तो ऐसा नहीं था उनके पास सारे एलिमेंट एक ही बार में आ गए थे. हर एक टाइम पे टाइम के साथ क्या होती जा रही थी, न्यू न्यू एलिमेंट डिस्कवर हो रहे थे. अब सबकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज थी, केमिकल प्रॉपर्टीज थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज थी. तो उसके लिए क्या किया गया कि साइंटिस्ट ने सोचा कि अलग अलग प्रॉपर्टीज अगर हम पढ़ते जाएंगे तो सारे एलिमेंट्स तो बहुत सारे हो जाएंगे, रिटेन कैसे रखेंगे. तो उन्होंने सोचा क्यों ना इन सारे एलिमेंट्स को एक ही जगह पे अरेंज किया जाए. ठीक है, और उसकी अरेंजमेंट को ही हम पीरियोडिक टेबल बोलते हैं. तो जो स्टार्टिंग में पीरियोडिक टेबल बनाना स्टार्ट हुआ, हर एक साइंटिस्ट ने अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन करी, मतलब हर एक साइंटिस्ट ने अपने अपने तरीके से बताया कि हम ऐसे जितने भी उस टाइम पे एलिमेंट्स नोन थे हम उनको इस तरह से अरेंज कर सकते हैं, इस तरह से अरेंज कर सकते हैं. ठीक है, तो वही हम सबसे पहले देखेंगे कि डेवलपमेंट कैसे हुई है पीरियोडिक टेबल की. ठीक, तो जो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जो हमारे पास, और ऐसा नहीं कि जितने ये दिए गए थे इन्हीं साइंटिस्ट ने दिए थे, पीरियोडिक टेबल की जो बनाने की प्रोसेस थी या जो उन्होंने बनाया था वो सिर्फ इतनों ने बनाया था, औरों ने भी बनाया था, बट हम पढ़ते वो हैं जिनका काम थोड़ा सा बेटर था बाकियों से. ठीक है, तो सबसे पहले डोबिनियर ट्राइड्स. ट्राइड्स का क्या मतलब होता है? ट्राइड्स का मतलब है सेट ऑफ 3, और 3 क्या होंगे यहाँ पे? एलिमेंट्स. सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स. इसका मतलब ये हुआ कि जो डोबिनियर का ट्राइड है उसमें क्या है, डोबिनियर ने जो एलिमेंट थे उनको 3 के सेट में क्या कर दिया, डिवाइड करके रख दिया. और डिवाइड कैसे किया, तो उसने जो 3 सेट बनाए थे वो बनाए थे एटॉमिक मासेस के बेसिस पे. ठीक है, एटॉमिक मासेस के बेसिस पे. अच्छा, अभी आप लोगों को ये पता होगा कि जो हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं वो है हमारे पास, उसमें जो पीरियोडिक टेबल अरेंज किया गया है वो है ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर. लेकिन पहले जो था, जब साइंटिस्ट ने पीरियोडिक टेबल बनाने ही शुरू करे थे, अलग अलग साइंटिस्ट अपने अपने अकॉर्डिंग पीरियोडिक टेबल बना के दे रहे थे, तो उन्होंने क्या कंसीडर किया था, उन्होंने कंसीडर किया था एटॉमिक मासेस. तो यहाँ पे डोबिनियर ने भी क्या किया, जितने एलिमेंट उस टाइम पे नोन थे उन एलिमेंट को 3 के सेट में अरेंज किया. और डोबिनियर ने ये बोला कि जब आप ये 3 के सेट मैं बना रहा हूं वो इस तरह से है कि अगर आप फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट का मासेस का एवरेज लोगे तो एग्जैक्टली वो जो मिडल वाला है ना, जो बीच में सेकंड वाला एलिमेंट है, उसके मास के इक्वल आ जाएगा. ठीक, कैसे? तो देखो, सेट था जैसे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम का. लिथियम का आ गया 7, सोडियम का हमें निकालना है क्योंकि सेट ऑफ ट्राइड्स तो यही बोल रहा है ना, और पोटाशियम का था 39. जब मैंने फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का एवरेज निकाला तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड एलिमेंट. ठीक है, तो कितना हो गया ये 43/2, और ये बन गया मेरे पास 23, एग्जैक्टली वही जो सोडियम का मास है. ठीक है, तो यहां पे आ गया 23. तो डोबिनियर का ट्राइड क्या था, सेट ऑफ 3 एलिमेंट जो इस तरह से अरेंज किए गए हैं कि अगर मैं फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का एवरेज ले लूं, ठीक है, तो मुझे किसका मास मिल जाएगा, फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के किसका एवरेज लेना है, एटॉमिक मासेस का. तो जब एटॉमिक मासेस का एवरेज लोगे वो किसके इक्वल आएगा, एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड एलिमेंट. ठीक है, उसे बोलते हैं हम डोबिनियर्स ट्राइड. ठीक, तो ये था डोबिनियर का ट्राइड्स. बट अगर लिमिटेशंस की बात करें, ठीक है, कि क्या लिमिटेशन थी, क्योंकि देखो अगर डोबिनियर का ट्रायड बिल्कुल परफेक्ट होता तो आज तक तो हम यही पढ़ते आते, जबकि हम ऐसा थोड़े पढ़ रहे हैं. इसका मतलब इसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशन रही होगी. तो अगर लिमिटेशन की बात करें तो लिमिटेशन क्या थी, कि ये जो सेट बनाए थे ना डोबिनियर ने 3 के, ये सारे उस टाइम पे भी जितने एलिमेंट्स नोन थे उन सब पे एप्लीकेबल नहीं हुए. ठीक है, कुछ पे ही एप्लीकेबल हुए, जिससे क्या पता चला कि ये जो सेट वाला सिस्टम है ना ये सब पे एप्लीकेबल हो ही नहीं पा रहा है. ठीक है, तो ये क्या आ गई डोबिनियर की लिमिटेशन, की सारे एलिमेंट्स पे ये जो आपके पास मेथड है कि फर्स्ट और थर्ड का एवरेज निकालो, सेकंड वाले का एटॉमिक मास निकल जाएगा, वो नहीं आ पा रहा था. तो यही क्या थी, डोबिनियर की लिमिटेशन थी. क्लियर? ओके. उसके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आए वो थे न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. यहाँ पे ऑक्ट का मतलब क्या है, इन्होंने क्या किया,
इन्होंने 8 के सेट बनाए, जैसे पहले ट्राइड्स ले रहे हैं ना 3 के सेट बनाए, वैसे ही जो आपके पास न्यूलैंड है उन्होंने 8 के सेट बनाए। इन्होंने कुछ सुरों से लिंक किया कि जैसे 7 सुर होते हैं ना, तो जो पहले वाला और जो लास्ट वाला 7वां है, जब 8th वाला आएगा वो एग्जैक्टली 1 के नीचे आएगा। तो जो 1 के नीचे आ रहा है वो वही एलिमेंट आएगा जिसकी प्रॉपर्टी ऊपर वाले के साथ क्या कर रही होगी, मैच कर रही होगी। जैसे उसने अरेंज किया एलिमेंट्स को, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ठीक, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और यहां पे क्लोरीन, पोटाशियम एंड कैल्शियम। ठीक है, ये सेट तो यहां तक ठीक चल रहा था कि आपने एटॉमिक मासेस के बेसिस पे अरेंज कर दिया अप टू कैल्शियम, मतलब 40 एटॉमिक मासेस तक, जब तक ये सीक्वेंस बनाई सही जा रही थी। लेकिन जैसे ही हम आगे वाले एलिमेंट लेके आए, हैवियर एलिमेंट्स लेके आए, तो ये जो सीक्वेंस थी कि एक के नीचे वही एलिमेंट आएगा जिनकी प्रॉपर्टी सेम है, वो क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। तो यही क्या थी, लिमिटेशन थी। applicable up to कैल्शियम ओनली। ठीक है, ये किसके लिए एप्लीकेबल था, सिर्फ कैल्शियम के लिए। क्या बोला इस सेट में, सुरों के अकॉर्डिंग, जैसे 7 सुर होते वैसे अरेंजमेंट किया। तो न्यूलैंड ने बोला कि फर्स्ट वाले के नीचे वही एलिमेंट आएगा, मतलब फर्स्ट और 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी एग्जैक्टली सेम होंगी। ठीक है, तो ये सेम थी, लिथियम और सोडियम की सेम थी, ये पोटाशियम तक भी चला। बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम आया, एग्जैक्टली सेम, एक ही ग्रुप के मेंबर्स है ना ये, तो बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम और मैग्नीशियम के नीचे क्या आ गया, कैल्शियम आ गया। क्लियर, ओके। तो ये मेरे पास क्या आ गया, कैल्शियम आ गया। अब इस सीक्वेंस में जब हम कैल्शियम के आगे चले तो बोरोन एल्यूमिनियम के नीचे उसी के ग्रुप का मेंबर आना चाहिए था, वो नहीं आ पाया। तो यहां से क्या पता चला कि जो न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव है वो सिर्फ जब तक कैल्शियम है, कैल्शियम 40 का जो मास है वहीं तक एप्लीकेबल है। जब आप हैवियर एलिमेंट्स की तरफ को जा रहे हो तो ये सारी सीक्वेंस क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई। क्लियर, ओके। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आए वो थे लोथर मेयर। लोथर मेयर ने क्या किया, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास में क्या दे दिया, ग्राफ दे दिया। ठीक है, एक बार इस ग्राफ को देखो। देख लिया, चलो इसमें बोला क्या है कि जो एटॉमिक वॉल्यूम है और एटॉमिक मासेस हैं उनके बीच में ग्राफ ड्रॉ किया, और ग्राफ में तुम्हें कुछ एलिमेंट्स दिख रहे होंगे। ये वाले मेरे पास ग्रुप 1 के, मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग ये ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। इनकी थोड़ी लोकेशन देखो, कहाँ लगा रहे हैं हम, बिल्कुल टॉप पे लगा रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो जरा, जो हमारे पास ग्रुप 2 है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, वो कहां पे लगा रहे हैं, जब ग्राफ जो है वो डिक्रीज कर रहा है उसमें बिल्कुल मिड पे लगाए गए हैं पॉइंट। क्लियर, ये जो मैंने टीई लिखा है मतलब इन पोजीशन पे ट्रांजिशन एलिमेंट्स मिल रहे हैं। क्लियर, अच्छा अगर हेलोजेंस की बात करें तो हेलोजेंस कहां है, देखो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। जब ग्राफ इंक्रीज कर रहा है तो बिल्कुल इंक्रीज करते हुए हमें क्या मिल जा रहे हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, हेलोजेंस मिल रहे हैं मतलब। ठीक है, तो इससे पता क्या चला, तो देखो जो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि एटॉमिक वॉल्यूम्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। एटॉमिक वॉल्यूम आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। क्लियर, पहली बात तो ये पता चली। दूसरा, इस ग्राफ से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है कि जो आपके पास एल्कली मेटल्स हैं, उन्होंने इस ग्राफ में सबसे टॉप पे पोजीशन एक्वायर करी है। इट मींस उनका वॉल्यूम क्या है, सबसे ज्यादा है, और सारे एलिमेंट उसी सीक्वेंस में आए। तो सेकंड में ये भी तो बोल सकती हूँ कि पूरे ग्राफ में देखो जिस ग्रुप का जो एलिमेंट है उसने अपनी एक जो पोजीशन रिटेन करके रखी, सबने वही रखी है। जैसे हम बोले एल्कली मेटल्स टॉप पे हैं तो सारे एल्कली मेटल्स टॉप पे हैं। क्लियर, तो इससे सेकंड थिंग क्या आती है हमारे पास कि जो एलिमेंट है विद सिमिलर प्रॉपर्टीज occupied similar position, similar properties
एलिमेंट्स एक्वायर सिमिलर पोजीशन, सिमिलर पोजीशन, वो क्या एक्वायर कर रहे हैं, सिमिलर पोजीशन एक्वायर कर रहे हैं, क्लियर। ओके अच्छा, एल्कली मेटल्स की बात करें तो एल्कली मेटल बिल्कुल टॉप पे आए, मतलब हमने जब मासेस के साथ ग्राफ किया तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम किसका आता है, ठीक है, वो आता है हमारे पास एल्कली मेटल्स का। तो एल्कली मेटल्स कहां पे हैं, एल्कली मेटल्स लाइज टॉप ऑफ द पीक, जो भी पीक बन रही है उसके टॉप पे हमें क्या मिल रहे थे, एल्कली मेटल्स मिल रहे थे, क्लियर। ओके अच्छा, एल्कली मेटल्स के बाद अगर हम एल्कलीन अर्थ मेटल ग्रुप 2 की बात करें तो वो हमें कहां मिल रहे हैं, वो डिसेंडिंग कर्व के बिल्कुल मिड पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो एल्कलीन अर्थ मेटल्स कहां हैं, मेटल्स मिडल ऑफ असेंडिंग कर्व, सॉरी डिसेंडिंग कर्व, डिसेंडिंग कर्व, ठीक है, बिल्कुल वहां पे मिल रहे हैं। हेलोजन्स कहां पे मिल रहे हैं हमें, तो हेलोजन हमें मिल रहे हैं असेंडिंग पोर्शन ऑफ द कर्व, ठीक है, और बिफोर द इनर्ट गैसेस, मतलब इससे पहले क्या मिलेगा हमें, इनर्ट गैसेस, और मतलब इसके जैसे ये तुम्हारे पास क्या है, हमने बोला हेलोजन, हेलोजन कहां मिल रहे हैं हमें, ये बेरियम है, ये तो ग्रुप 2 का आ गया, ये आयोडीन है, ये मेरे पास ब्रोमीन है, ये मेरे पास क्लोरीन है, ठीक है, किससे पहले है ये, बिफोर इनर्ट गैसेस, मतलब इनके बाद मुझे क्या मिलेगी, इनर्ट गैस। तो देखो ये तो सही है कि ग्राफ में जो जो चीजें बनाई गई वो एग्जैक्टली एक ग्रुप के एलिमेंट उन्हीं पोजीशंस को एक्वायर करके रख रहे थे, बट दिक्कत क्या आई कि इसकी कोई भी प्रैक्टिकल यूटिलिटी नहीं हो पाई, कि आपने ग्राफ दे दिया, एलिमेंट्स हमें पता चल गए, तो प्रैक्टिकल यूटिलिटी तो वो हमें मिल नहीं पाई, इसलिए ये क्या हो गया, लोथरमेयर के जो क्लासिफिकेशन थी, जो पीरियोडिक टेबल था, वो भी क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया, ठीक है। क्या लिमिटेशन थी, नो प्रैक्टिकल यूटिलिटी, क्लियर। ओके उसके बाद किसका पीरियोडिक टेबल आया, नेक्स्ट पीरियोडिक टेबल है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अब मेंडलीव ने भी जो पीरियोडिक टेबल बनाया था वो एटॉमिक मासेस के बेसिस पे ही बनाया था। जैसे इसमें देखो जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो किसका पीरियोडिक फंक्शन है, एटॉमिक मासेस का, तो उसने भी क्या किया, वैसे ही अरेंज किया, बट उसका काम सबसे अलग इसलिए था क्योंकि मेंडलीव ने उस टाइम पे पूरे एलिमेंट तो नोन नहीं थे, फिर भी उसने क्या किया था, उसने पीरियड्स बनाए, ग्रुप्स बनाए और बिल्कुल एक क्लासिफिकेशन दे दी, जिसमें जैसे अगर पीरियड्स की बात करो तो टोटल 7 पीरियड्स दिए थे, ठीक है। 7 पीरियड में से जो फर्स्ट पीरियड था उसमें आ रहे थे 2 एलिमेंट्स, ठीक है, तो उसे बोला गया वेरी शॉर्ट पीरियड, वेरी शॉर्ट पीरियड, ठीक है। नेक्स्ट था 2 और 8, ठीक है, इसे बोला गया शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट पीरियड। नेक्स्ट वाला भी तो शॉर्ट ही है, 80 एलिमेंट तो है, शॉर्ट पीरियड। अब नेक्स्ट वाले क्या हो गए, पहले से बड़े हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो इसे बोला गया लॉन्ग पीरियड। नेक्स्ट वाला भी क्या आ जाएगा, लॉन्ग पीरियड। अब जिसमें 32 एलिमेंट्स आ गए वो तो और ज्यादा बड़ा हो गया, तो उसको बोला गया वेरी लॉन्ग पीरियड, वेरी लॉन्ग पीरियड। फिर नेक्स्ट वाला आता है 7th, जिसमें अभी तक जब मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया उसमें 19 ही एलिमेंट्स आए, तो उसे बोला गया इनकम्प्लीट पीरियड। इससे ये समझ में आता है कि मेंडलीव ने कहीं पे भी एलिमेंट्स को जबरदस्ती किसी भी ग्रुप या पीरियड में नहीं डाला, ठीक है, क्योंकि उसको लगा कि हो सकता है फ्यूचर में वो एलिमेंट डिस्कवर हो जाए, तो एग्जैक्टली जहां उसकी पोजीशन है वो फिक्स हो जाएगा, ठीक है। ओके तो ये तो है हमारे पास कि मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल जो हमें दिया, ठीक है, उसमें क्या क्या था, तो उसमें 7 पीरियड थे। अगर ग्रुप्स की बात करें तो ग्रुप्स कौन कौन से थे, ग्रुप था 1 2 3 4 5 6 7 7 और एक आ जाएगा हमारे पास 8।
एट्थ है और लास्ट वन है जीरो ग्रुप, जीरो ग्रुप जिसमें मतलब आपके पास इनर्ट गैसेज आ गई, ठीक है। तो ये थे ग्रुप्स और ये थे पीरियड्स। अगर बात करी जाए कि जो आपके पास मेंडलीव था, मेंडलीव ने जो आपको पीरियोडिक टेबल दिया उसमें क्या क्या बताया, तो ये तो पहली चीज क्लियर होगी कि ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस ही पूरा का पूरा सेटअप अरेंज किया गया। ओके अब इसमें क्या किया गया, अगर मेंडलीव को कहीं पे लगा ना कि ये वाला एलिमेंट नोन नहीं है तो उसने जबरदस्ती वहां पे कोई एलिमेंट नहीं रखा, उसने बोला हो सकता है फ्यूचर में डिस्कवर हो, मैं यहाँ पे एम्प्टी स्पेस रख रहा हूँ, जब भी कोई एलिमेंट डिस्कवर होगा हम यहाँ पे इजीली क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। तो पहली उसकी जो क्या बोल सकते हैं, मेरिट्स बोल सकते हैं कि इसकी जो पीरियोडिक टेबल था उसकी मेरिट्स ही क्या है कि मेंडलीव ने जो एम्प्टी स्पेसेस हैं वहां पे क्या रख दिया है, जो एलिमेंट्स उस टाइम पे नोन नहीं थे उसके लिए जगह रख दी कि फ्यूचर में अगर डिस्कवर होता है तो ये एग्जैक्टली यहाँ पे क्या कर सकता है, आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर और बोले तो देखो अभी तक जितने भी पीरियोडिक टेबल हमने पढ़े सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म थी, ये सिंपल है, इजिली आपको ग्रुप दिख रहे हैं, आपको पीरियड दिख रहे हैं, आप इजिली क्या कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि जो मेंडलीव था ना उसको जहां पे लगा कि कुछ करेक्शन की जरूरत है, जैसे जो एटॉमिक वेट था ना बेरिलियम का, मेंडलीव ने उसको करेक्ट किया था, ठीक है। क्या करेक्शन करी थी, पहले उसका जो वेट था वो 13.5 था, ठीक है, लेकिन मेंडलीव ने कैलकुलेट करके पूरा क्या दे दिया कि इसका कितना आ जाएगा, ठीक है। तो बेरिलियम ने की करेक्शन करी गई, तो इसका मतलब मेंडलीव ने क्या किया, ऐसे नहीं जबरदस्ती कोई भी एलिमेंट कहीं पे भी डाल दिया, उसने पूरी एक्यूरेसी के साथ जितने भी एलिमेंट उस टाइम पे नोन थे, जो नॉन नहीं थे और नहीं मिल रहे हैं पीरियड्स के अकॉर्डिंग, ग्रुप में सेट नहीं बैठ रहे, तो उसने उसके लिए स्पेसेस छोड़ दिए। बट इतना करने के बावजूद भी क्या था, डीमेरिट्स आई। अब डीमेरिट्स में क्या क्या था, डीमेरिट्स में क्या क्या था कि मेंडलीव ने क्या किया, सबसे पहले है कि मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को प्लेस नहीं किया अच्छे से, ठीक है, क्योंकि हमें पता देखो हाइड्रोजन ग्रुप 1 की प्रॉपर्टीज भी शेयर करता है और ग्रुप 7 की भी करता है, ठीक है, 17 सॉरी मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के विद रिस्पेक्ट टू बोल रही हूँ, 17 मतलब हेलोजन फैमिली, तो दोनों के साथ मैच करता है, तो उसकी पोजीशन क्या थी, क्लियर नहीं थी। सेकेंड चीज, अब हमें पता है कि मेंडलीव का पूरा पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मासेस के बेसिस पे है, बट उसने जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स नोन है, प्रोटियम ड्यूटेरियम, ठीक है, तो उसने उनको तो प्लेस किया ही नहीं अपने पीरियोडिक टेबल में, उसने तो सिर्फ एलिमेंट लिए, उसके आइसोटोप्स को जगह ही नहीं दी, तो सेकेंड लिमिटेशन क्या आ गई, नो प्लेसमेंट ऑफ आइसोटोप्स, मतलब उसने आइसोटोप्स की प्लेसमेंट ही नहीं करी, क्लियर। ठीक, नेक्स्ट आता है उसने पीरियोडिसिटी के बारे में नहीं बताया। पीरियोडिसिटी का क्या मतलब है कि ये जो सेम प्रॉपर्टी सेम ग्रुप में आ रही है, पीरियड्स सेम ग्रुप में सेम एलिमेंट्स देखने को मिल रहे हैं जिनकी सबकी प्रॉपर्टी सेम है, वो क्यों आ रही है, ठीक है, ओके। इसी तरह से ये सारी क्या थी, डीमेरिट्स थी मेंडलीव की, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की, कि उसने क्या क्या गलतियां करी, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड की पोजीशन क्लियर नहीं थी कि वो कौन से ग्रुप के हैं, कौन से पीरियड के हैं। अगर मेंडलीव अभी तक सब में क्या कर रहा था, एटॉमिक मासेस को फॉलो कर रहा था, तो उसने आर्गन और पोटाशियम को करेक्टली प्लेस नहीं किया। आर्गन की वैल्यू थी 39.94 और पोटाशियम की वैल्यू थी हमारे पास कितनी होती है पोटेशियम की, 39.08। तो इसके अकॉर्डिंग आना क्या चाहिए था, पोटेशियम को पहले आना चाहिए था, आर्गन को बाद में आना चाहिए था, क्योंकि उसका मास ज्यादा है। बट यहाँ पे भी क्या था, जब एक बार ना अपनी एनसीईआरटी में क्या करोगे, अगर आप चेक करोगे जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है एनसीईआरटी में दे रखा है, जो पुराने वाली एनसीईआरटी है उसमें मिल जाएगा आपको, ठीक है, उसमें देखना आर्गन की पोजीशन कहाँ है और पोटेशियम की पोजीशन कहाँ पे है, ठीक है। मासेस के अकॉर्डिंग पोटेशियम को पहले आना चाहिए था, आर्गन को बाद में आना चाहिए था, बट एक्चुअली ऐसे इस तरह से प्लेस नहीं थे। तो ये सारी क्या थी, लिमिटेशन थी, ठीक। अच्छा, इन सारी लिमिटेशंस के बाद और ये जो मेंडलीव का वर्क था कि पीरियड्स बना दो, ग्रुप बना दो, उसमें अरेंज कर दो, उसी को पुट फॉरवर्ड करके क्या किया गया, न्यू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया गया, ठीक है। तो लोथर मेयर ने क्या किया, यहीं से सारी चीजें ली और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना दिया। बट खास बात यह है कि जो आपके पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना,
जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, अभी तक हमने जितने भी पीरियोडिक टेबल देखे जो उस टाइम पे साइंटिस्ट ने दिए थे, अलग अलग साइंटिस्ट ने दिए थे, उन सब में एटॉमिक मासेस लिया जा रहा था। बट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पूरा अरेंजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर है, ठीक है, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पे। जो ग्रुप्स और पीरियड है, पीरियड तो बिल्कुल सेम है, 7 पीरियड है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी कितने पीरियड है? 7 पीरियड है। अगर ग्रुप्स की बात करूं तो कितने ग्रुप्स हैं हमारे पास? ग्रुप हैं 18, ठीक। और इन सबको क्लासिफाई किया गया है ब्लॉक्स के हिसाब से। जैसे 4 ब्लॉक्स हैं हमारे पास। एस ब्लॉक जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे मिलेगी पीरियोडिक टेबल में, फिर है मेरे पास पी ब्लॉक जो आपको एक्सट्रीम राइट साइड पे मिलेगा, डी ब्लॉक बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक, बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक, ठीक, ओके। फिर आता है एफ ब्लॉक जो क्या किया गया है? अलग से अरेंज किया गया है नीचे, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एफ ब्लॉक हमें अलग से मिल जाएगा, ठीक है। एक और चीज, एस ब्लॉक हमारे पास क्या है? मेटल्स। तो इसमें 2 ग्रुप्स आते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 आता है। एल्कली मेटल्स एंड एल्कलीन अर्थ मेटल्स, एल्कलीन अर्थ मेटल्स, ठीक। जो पी ब्लॉक है उसमें ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक आते हैं, ठीक। और बाकी के जो बच के ग्रुप्स वो डी ब्लॉक में आएंगे, ठीक। और डी ब्लॉक में जो आपके पास थर्ड ग्रुप है उसी में हमें क्या मिल जाएंगे? एफ ब्लॉक मिल जाएगा। क्लियर है? और कौन कौन से पीरियड में होते हैं ये? तो ये मिलेगा 6th और 7th में, ठीक। तो ये हमारे पास थोड़ा सा रफली आइडिया कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस तरह से अरेंज है, क्या क्या चीजें हैं उसके अंदर, ठीक है, ओके। ठीक है, तो अभी हमने कर लिया कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप कितने हैं, पीरियड कितने हैं, ठीक है। 4 ब्लॉक्स हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, ओके। अच्छा, अगर बात करी जाए पीरियोडिसिटी की, मतलब हर ग्रुप में सेम प्रॉपर्टीज आ रही हैं, वो क्यों आ रही हैं? क्योंकि वहां पे रीअक्रेंस ऑफ क्या है? रीअक्रेंस ऑफ वैलेंट शेल इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से उनकी प्रॉपर्टीज क्या हो गई? सेम हो गई, ठीक है। तो ये जो पीरियोडिसिटी है वो आ ही किस वजह से रही है? रीअक्रेंस ऑफ वैलेंट शेल इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? ओके। अच्छा, अगर नेक्स्ट पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ और बातें करें तो जो आपके पास ग्रुप नंबर है, जो आपके पास ग्रुप नंबर है वो आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन देगा? या आपके पास जो पीरियड होगा उसका पता कैसे लगाओगे, या फिर उसके बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी? वाइस वर्सा यूज कर सकते हो क्वेश्चन में, ठीक है। जैसे ग्रुप नंबर है ना, वो हमें बताएगा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कि बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे ग्रुप 1, जैसे आपके पास है ग्रुप 1, ग्रुप 1 के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? ओनली 1। कैसे? NS1, मतलब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रही हूं तो एस ब्लॉक की आ गई NS1। अच्छा, इसी में ग्रुप 2 भी होता है, तो ग्रुप 2 की क्या आ जाएगी? आपके पास ग्रुप 2 की आ जाएगी NS2, ठीक, ओके। नेक्स्ट आता है ग्रुप 13। ग्रुप 13 में कितने होंगे? 3 होंगे। ग्रुप 14 में कितने होंगे? ग्रुप 14 में 4 होंगे। ग्रुप 15 में कितने होंगे? 5। ग्रुप 16 में 6। ग्रुप 17 में 7। ग्रुप 18 में 8। क्लियर? ओके, एक मिनट। ओके, अब जो ग्रुप 13 है उसे बोलते हैं बोरोन फैमिली। बोरोन फैमिली।
ग्रुप 14 को बोला जाता है कार्बन फैमिली, कार्बन फैमिली। ग्रुप 15 को बोलते हैं निकोजन्स, ठीक। ग्रुप 16 को बोलते हैं चाल्कोजन्स। अच्छा, अलग अलग बोलते हैं तो वैसे देख लेना, स्पेलिंग ये है। ग्रुप 17 को बोलते हैं हेलोजन्स, मतलब प्रोनाउंस उसको ऊपर वाले को अलग अलग करते हैं, ठीक है, हेलोजन्स। ग्रुप 18 को बोलते हैं नोबल गैसेस, नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस, ठीक है, एटसेट्रा। क्लियर? ओके। अब नेक्स्ट आ जाओ पीरियड्स पे। तो नेक्स्ट जब हम पीरियड्स की बात कर रहे हैं तो पीरियड हमें क्या बताएगा? तो पीरियड बताता है नंबर ऑफ वैलेंस शेल। नंबर नहीं बोलूंगी, आउटर मोस्ट शेल लिख देती हूँ इसकी जगह ना, आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल। कैसे पता चलेगा आउटर मोस्ट शेल के बारे में? जैसे कोई अगर सेकेंड पीरियड का है, ठीक है, अब सेकेंड पीरियड में से कुछ भी ले लो, मैंने ऑक्सीजन ले ली, कितना एटॉमिक नंबर होता है? 8। कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? 1s2 2s2 2p4। ये वैलेंस के शेल है, ठीक है। इसमें अगर ये मेरे पास वैलेंस के शेल है तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4a 2a, टोटल हो गए 6। तो ये ग्रुप 16 का है, इससे मुझे ग्रुप के बारे में पता चल गया। ओके, आउटर मोस्ट शेल जो है उसमें कौन सा सब n की वैल्यू क्या है? मतलब n की वैल्यू है 2, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। n की वैल्यू 2 होने का मतलब क्या है? सेकेंड पीरियड, ठीक है। तो इस तरह से हम कॉन्फ़िगरेशन से ये बता सकते हैं वो कौन से ग्रुप का हो सकता है, वो कौन से पीरियड का हो सकता है। क्लियर? और या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि पीरियड पता हो तो हम उसके आउटर मोस्ट शेल कौन सा है उसके बारे में पता लगा सकते हैं। क्लियर? ओके। एक और चीज, जब हम ग्रुप्स और पीरियड्स की बात कर रहे हैं ना, तो जो आपके पास ग्रुप 1 और 2 है, 13 14 15 16 17 18 है, सिंपल टर्म में बोलूं कि जो ये S और P ब्लॉक है ना, इसे क्या बोला जाता है? S एंड P ब्लॉक के एलिमेंट्स को बोला जाता है आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। क्लियर? उसे बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ओके, अब यहां तक हमारे पास जर्नल जो थिंग्स हैं कि पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में कि क्या क्या है, किस तरह से अरेंजमेंट करी गई है। अच्छा, एक और चीज, टोटल एलिमेंट्स बोले जाएं तो कितने हैं? 118 एलिमेंट्स नोन है, ठीक है। उनको अरेंज किया गया है ग्रुप्स, पीरियड, इन सब में। इनमें अगर बात करी जाए कि मेटल्स कितने हैं, तो मोस्टली जो है वो मेटल्स प्रेजेंट है, ठीक है। नॉन मेटल जो है हमारे पास वो सेकेंड नंबर पे आते हैं, वो भी बिल्कुल कम है, बट अगर मेटल से सेकेंड पोजीशन देनी हो कि सबसे ज्यादा मेटल है, फिर कौन है? नॉन मेटल। और सबसे लीस्ट क्या आ जाएंगे हमारे पास? मेटालॉइड्स, ठीक है। अगर पीरियोडिक टेबल की बात करें, गैसेस चेक करनी हो तो कितनी गैसेस प्रेजेंट है, तो आपके पास हेलोजन फैमिली हो जाएगी जिसमें जो गैसेस हैं जो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। तो इस तरह से हम ये भी देख सकते हैं कि कितनी गैसेस प्रेजेंट है, ठीक है, कितनी लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है, क्योंकि लिक्विड फॉर्म भी हमारे पास ज़्यादा नहीं है। मेटल्स हैं तो ज़्यादातर वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे हम मरकरी को एक्सक्लूड कर सकते हैं वहाँ से, मरकरी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। गैलियम को ले लो, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाने पे वो रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा टेम्परेचर भी इंक्रीज करोगे तब भी वो क्या बन जाएगा? लिक्विड बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या है? अरेंजमेंट है पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल की। अच्छा, जैसे मैंने एस और पी ब्लॉक को रिप्रेजेंटेटिव बोला ना, वैसे अगर डी को बोलना हो तो क्या बोलेंगे? तो डी आता है हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है, डी को बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एफ को बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्लियर? ओके, ठीक है। यहां तक हो गया हमारे पास पीरियोडिक टेबल की जनरल थिंग्स। उसके बाद करेंगे हम वन बाय वन प्रॉपर्टीज की, एटॉमिक रेडियस पे क्या फर्क पड़ेगा और बाकी की चीजों पे। अगर इसमें से यहां तक आप लोगों ने कर लिया और आपको लगता है कि पीरियोडिक टेबल अच्छे से लर्न नहीं है, कहीं पे कोई दिक्कत आती है, तो आप मुझे बता सकते हो
फिर मैं क्या करूंगी, एक वीडियो पहले उसकी बना दूंगी कि आपको लर्न कैसे करना है पूरा का पीरियोडिक टेबल विद कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन का यूज तो है ही, कॉन्फ़िगरेशन ही पता नहीं होगी तो बाकी कैसे करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको दिक्कत आएगी तो आप कमेंट कर सकते हो कि हमें पीरियोडिक टेबल वाली वीडियो भी चाहिए, तो एक वीडियो उस पर बना देंगे ताकि आपको ये पता चल जाए लर्न कैसे करना है, किसकी कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कौन सा बैलेंस शेल आएगा, एटॉमिक नंबर क्या है, उसके बारे में, ठीक है।